नमस्ते सभी को। मैं अवधेश कुमार शर्मा। आज हमारे साथ में पर्यावरण विभाग के हमारे सहपाठी श्री नरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है कि जो वर्तमान में वायु प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण हो रहा है, कई प्रकार के प्रदूषण हैं और उस प्रदूषण से हमारा जो भारत है वो बहुत ही अर्थव्यवस्था में है, बहुत ही अनेक क्षेत्रों में अपने स्तर को गिराता जा रहा है। तो इसके कारण क्या हैं, वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, आज हम नरेंद्र जी के साथ में इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या है कि पहले देखा जाए ऋषि मुनियों के काल में अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयंभुवा आदो वेदमयी विद्या यतः सर्वा प्रवर्तय। वेदों के काल में यदि देखा जाए प्रदूषण के विषय में तो वहां पर ऋषि मुनि केवल 100 वर्ष ही नहीं और स्वस्थ निरोग रह करके वो जिया करते थे। क्यों? उनका कारण क्या था? उनका कारण यही था कि नित्य प्रतिदिन शुद्ध वायु का ग्रहण करते थे, किसी भी प्रकार का वो सेवन नहीं किया करते थे और नाना प्रकार की औषधियों को ग्रहण किया करते थे जिससे कि वो अपना स्वस्थ रहते थे। आज की जनरेशन को, जो आज की पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए क्या असर पड़ेगा, क्या नुकसान है, सब मैं अपने सहपाठी जी से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय को लेकर के कुछ हमारे सामने उद्बोधन करें। जी अवधेश जी नमस्कार। आज की इस परिस्थिति में देखा जाए तो वायुमंडलीय जो प्रदूषण हो रहा है ये बहुत घातक ही है। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो घातक ही बोल सकते हैं, वायुमंडल का धीरे धीरे प्रदूषण की मात्रा जो बढ़ती गति से वृद्धि हो रही है, ये आने वाला जो कुछ पीढ़ियां होंगी बहुत ही मात्रा में नुकसान जनित घातक बीमारियों से घर्षित होकर आगे आगे जाएंगे। देखिए क्या होता है, क्यों होता है ये सब चीजें। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, ये टेक्नोलॉजी वगैरह से दूर रहते थे, ये कुछ भी नहीं था, कारखानाएं नहीं होता करती थी और क्या है कि वृक्षारोपण इत्यादि का जन परिमाण से जितना मतलब कि देश भर में यदि जनसंख्या की गति से देखा जाए तो जितना जन नहीं होते हैं उतना वृक्ष इत्यादि और जंगल इत्यादि हुआ करते थे। परंतु अब की देखा जाए कि इस जो जनरेशन चल रहा है धीरे धीरे मात्रा से, और मनुष्य क्या करता है कि अपनी स्वार्थ के लिए धीरे धीरे जंगल को नष्ट करता जा रहा है, जो कि मुख्य एक बोल से सकते हैं कि ये एक मुख्य उपकरण के आधारित हम ये भी बता सकते हैं कि क्या है कि जब कुछ भी वायु के माध्यम से कुछ क्या बोल सकते हैं, दूषित जो होता है, वायु कैसे दूषित होता है कि कारखानाएं इत्यादि से जो प्रदूषण चीजें निकलती है वायु के माध्यम से, वो जाकर वायुमंडल में ही रहता है और उसको निवारित करने के लिए हमको वृक्ष चाहिए। और वृक्ष कहाँ है अभी इस जमाने में? वृक्ष कहाँ है? जो कि वृक्ष का ही विनाश कर रहे हैं ये लोग, नाश हो रहा है वृक्ष और उपकरण भी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रोपण इत्यादि भी नहीं है। जितना कारखाना द्रुत गति से बढ़ रहा है और जान वाहन इत्यादि जितना बढ़ रहा है और विद्युत की उत्पादन के लिए जितना कोयला इत्यादि यूज करके विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, ये सब गतिविधियों को देखकर वृक्षारोपण भी इतना करना चाहिए। परंतु ये सब चीजें नहीं हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जो मंडलीय स्तर है वो बहुत ही स्वर्ग नर्क बोलते हैं ना, स्वर्ग से पहले स्वर्ग था, अभी क्या हो रहा है ना, नर्क में जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टेज बाय स्टेज ये नर्क तक जा रहा है। यानी कि एक जमाना ऐसा भी होगा कि ये सब इतना टेक्नोलॉजी सब आ गया है, ये धीरे 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 हमारा जो प्रचुर मात्रा का जो संस्कृति को पूरा भ्रष्ट कर देगा। वेद पुराण इत्यादि जो है सब कुछ हमारे महापुरुषों भगवान के द्वारा औपनिषेयम वाक्यम वेदः, ये तो जानते हैं होंगे, ये साइंसचार्य बताते हैं। भगवान खुद वेदों इत्यादि से बहुत कुछ सिखाए हैं हमको और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये सब
एक साइड रखते हैं और टेक्नोलॉजी को हम एक साइड रखते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हम मनुष्य लोग हैं, मतलब स्वार्थ के लिए इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और क्या हुआ है कि इस ज़माने में वेद इत्यादि एक साइड हो गया है, कुछ मतलब कि दुष्पयोग हो रहा है। क्या ये सब माध्यम से धीरे 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 हमारा मनुष्य तत्व और बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। उसी के आधारित देखा जाए तो वायुमंडल का ये क्यों, मैं ये सब क्यों बताऊं, यही क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। देखा जाए तो जैसे कि वृक्ष रक्षति रक्षितः, ये जानते होंगे। यदि वृक्ष ही नहीं रहेगा हम कैसे रहेंगे? इसका लिंक, प्रॉपर लिंक ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में क्या होता है वायुमंडल स्तर को आता है, तो हमारा एक ही ब्रह्मास्त्र वो है कि वृक्ष ही उसको क्या करती है, खाद्य के रूप में से वो ग्रहण कर लेती है और हमको क्या देता है, क्या देती है, हम देखा जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देती है। तो ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए अच्छा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे लिए ही नहीं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्राणियों के लिए भी बहुत ही घातक है। इसलिए इसको देखा जाए तो प्रदूषण मात्रा जो इतनी बहुत ही हो गई है, जैसे कि आज की ज़माने में जो प्लास्टिक का उपयोग इतना मात्रा में बढ़ गया है। हर एक, आप कुछ भी मतलब कि जैसे कि एक शॉप को जाते हैं, वहाँ पर कुछ भी खरीदे या ना खरीदे, कुछ छोटा मोटा चीज़ भी खरीदते हैं तो उसमें एक पॉलीइथिलीन जो बोलते हैं, पॉलीथीन बैग। प्लास्टिक के दो प्रकार भेद होते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉली टेट्राइथिलीन, दो है। जैसे कि ये जो प्लास्टिक वगैरह द्रुत मात्रा में बढ़ रहे हैं, इसको हम मिटा नहीं सकते हैं। क्या करते हैं कि आजकल के ज़माने में, और उसका विधिवत उसको कैसे मिटाना है वो ना करके लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने की वजह से जो वायु वगैरह निकलती है वहाँ से, वो दूषित वायु होता है। वो जाकर क्या करते हैं कि हमारा जो अच्छा, यानी कि अच्छी अच्छी तत्वों को, वायुमंडल में स्थित अच्छी अच्छी तत्वों को नष्ट और भ्रष्ट करती है, उसको ही हम वायुमंडल दूषितकरण बोलते हैं। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन, अम्लजान को ये क्या करती है कि वो क्षय करती है और अम्लजान को ये घटाती है। और क्यों होता है? वृक्ष इत्यादि नहीं है और होम इत्यादि नहीं होता है वेद पुराण इत्यादि अनुसार। उसी के लिए ये क्या हो रहा है, धीरे 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 दूषित हो रहा जा रहा है। यदि और एक क्या मैं बताऊं, ऐसे किससे इस टाइप में मतलब बोला जा सकता है कि कैसे हम एक अच्छा प्रयोग करके हमारे वायुमंडल को हम बचा सकते हैं। देखिए, हम पहला स्टेज ये लेंगे, पहला हम जीवन में कुछ करें या ना करें, हम हमारे काल में कम से कम 40 से 50, यानी कि हम कितने साल तक जिएंगे, ऑब्वियसली आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस जनरेशन में 60 तो क्या है कि वो हमारा जीना जो है वो हमारे खान पान के आधार पर है। यदि हम पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो हो सकता है 40-50। यदि प्राचीन काल के जो दाल हुए, विभिन्न प्रकार के आटे हुए, प्राचीन ग्रामीण पद्धति से यदि हम जीते हैं, औषधियों को लेते हैं, आयुर्वेदिक के परंपरा से यदि हम जीते हैं, तो हो सकता है कि हमारा 100 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो अवधि चल रही है जीने की, वो ज़्यादा 50-60 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसका पहला मुख्य उद्देश्य तो खान पान है। पहला सुख निरोगी काया। जब तक हमारा शरीर ही ऊर्जावान नहीं है, ऊर्जा किससे आएगी? खान पान से आएगी। तो ऊर्जावान नहीं है तो हो सकता है कि हमारा जो शरीर है हमारा क्रियाओं को करना छोड़ दे, अन्य प्रकार के जो काम है उनको करना छोड़ दे। तो देखा जाए तो केवल ही 50-60 ही वर्ष तक जी पाता है आज का मनुष्य। जैसे कि मैं बताया हूँ, हम जीवन काल में अपना जो कुछ करें या ना करें, मतलब कि हमारा परिवेश के लिए, यानी कि साक्षात ये मैं जो बता रहा हूँ ये वायुमंडल को लिंक करके मैं बता रहा हूँ। परिवेश को हम वृक्षारोपण इत्यादि से बढ़ावा देंगे, तभी क्या होगा
परिवेश के लिए जैसे हम खाद्य पदार्थ इत्यादि खाते हैं, उससे क्या होता है कि हम जीवन जीविका इत्यादि करते हैं भोजन करके ही। उसी लिए परिवेश को क्या चाहिए, परिवेश को सबूज सबूज यानी कि हरेला, सब जो जगत है ना हरी भरी होना चाहिए। हरी भरी अभी नहीं है, हरी भरी लोप हो रहा है। इसीलिए हमको कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं है, परंतु ये है वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। यानी कि हम देखा जाए तो 60 साल तक मानते हैं, मतलब कि जिएंगे, परंतु क्या है हम 60 साल के अंदर अंदर, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ 60 साल के अंदर अंदर यदि हम 40 भी, कितना 40 वृक्षारोपण करते हैं तो मान लीजिए एक वृक्ष से कितना मीटर तक हम ऑक्सीजन पा सकते हैं, पता है आपको? एक वृक्ष से करीब 20 मीटर से लेकर 100 मीटर तक, इतने के अंदर अंदर पूरा एक वृक्ष इतना अम्लजान देता है। तो उसी के आधारित ही हम यदि अपने जीवन में वृक्षारोपण इत्यादि करेंगे, धीरे धीरे अंगारकाम्ल का जो गैस है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। यानी कि वृक्ष क्या करेगी, ये वृक्ष उसको शोषित करेगी। यानी कि वो खाद्य के रूप में, जैसे कि सूर्य की किरण से वो खाद्य प्रस्तुत करता है, परंतु अंगारकाम्ल को वो शोषित करके वो बनाती है। तो यह है कि एक मुख्य पॉइंट वृक्षारोपण बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्लास्टिक वगैरह वर्जित करके हमको क्या करना चाहिए, उस पर रोक लगाकर हमें परिवेश में जो चीज़ें अच्छा नहीं है उसको दूर करके हम अच्छी चीज़ें व्यवहार करके हम बचा सकते हैं। हमारा अभी इस काल में यानी कि 2020 से लेकर अभी 2024 के बीच इतना सारा प्लास्टिक की मात्राएं बढ़ रही है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। कोरोना काल में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया कि घर बैठे बैठे लोग प्लास्टिक का मात्राएं इतना बढ़ा दिए, समझ रहे हैं आप? हाँ जी। परिवेश में एक तरह की कुशलता क्या हुआ जी, कुशलता नाम का चीज को ये मिटा दिया, भ्रष्ट कर दिया। तो क्या है, अभी उसको एक प्रक्रिया है, प्लास्टिक को हम कैसे रूपांतरित कर सकते हैं व इसको कैसे मिटा सकते हैं, एक प्रक्रिया होती है। वो जैसे कि कारखानाएं अभी आ गए हैं प्लास्टिक को क्या करने के लिए, मिटाने के लिए, प्लास्टिक से ही अन्य एक प्लास्टिक चीजें सामग्रियां फिर से रिसाइकलिंग करने के लिए उसका एक प्रोसेस है। जैसे कि हम कलेक्ट कर दिए प्लास्टिक को, उसको क्या करते हैं, एक कंटेनर में रख के उसको साफ करते हैं, ये सब कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि उसको पिघलाया जाता है, उसके बाद उसमें चेक किया जाता है क्या कितना परिमाण क्या है, फिर फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन के बाद जिस चीज़ें बनानी होती है वो उस आधार वगैरह में देकर उसको फिर से रिसाइकलिंग किया जाता है। ये एक हो गया। और क्या हो गया कि हम जितना हो सके क्या करेंगे, हमारे जो आजकल की ज़माने में यान वगैरह हम देखिए, हम 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो यान से जाते हैं। यानी कि देखिए शक्ति का खर्च नहीं होता है शरीर में। जब पहले ज़माने में क्या होता था, ये लिंक है, मतलब कि वायुमंडल जो दूषित हो रहा है ये सब लिंक है, क्यों हो रहा है क्यों नहीं, ये सब लिंक है। जैसे मुख्य रूप से मानव ही आ रहा है सब जगह में देखा जाए तो मानव ही है, यानी इसका जड़ मानव है और इसका निवारण मानव ही कर सकता है। ये है पॉइंट। क्या है, पहले जमाने में क्या होता था, हम कुछ दूर तक जाते थे, कोस दूर चले जाते थे, पैदल जाते थे। जैसे शरीर भी बहुत ऊर्जाएं
उत्पादन होता था और बहुत अच्छे से रहते थे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखिए, एक ही मतलब इसको एक चक्र बता सकते हैं। देखिए, हम यान से गए, हमारा शरीर को हानि पहुंचा। ठीक है, यानी कि हानि पहुंचा मतलब कि धीरे धीरे हमारा कुछ नहीं किए, अपंग जैसा हो गया शरीर। तो क्या हुआ, ऐसे जो यान वगैरह यूज किए, यान से जो कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि बहुत सारे गैस वगैरह निकले, तो धीरे धीरे हमारे वायु के लिए बहुत घातक। धीरे धीरे क्या हुआ ना, हमारे जो चीजें वगैरह अच्छी चीजें वगैरह उसको धीरे धीरे मिटा दी है। तो ये है कि ये हो गया दूसरा। तीसरा मनुष्य का हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एकमात्र हमारा ऐसा चीज है कि प्रदूषण के लिए ये बहुत ही घातक क्या माना गया है। हाँ, तो अभी देखिए, हमारे नरेंद्र जी ने हमारे बीच में बहुत ही अच्छी प्रकार से सुगम और सरल तरीके से हमें बताया कि वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, उसके निवारण करने के हेतु भी बताए, और इसको कौन कर रहा है और इसका निवारण कौन कर सकता है ये भी बताया हमें। तो इसका निष्कर्ष इस बात का ये निकला है कि वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जितने भी प्रदूषण हैं उन सभी का कर्ता भी मनुष्य है और निवारण करता भी मनुष्य है। तो यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें ही सुधरना होगा। हमें यदि बाजार में जाते हैं तो प्लास्टिक का प्रयोग न करके बैग या पेपर बैग जिसे बोलते हैं उसमें अपना सामान लाना पड़ेगा, और अधिक जल संरक्षण के लिए हमें जल संरक्षण बनाने पड़ेंगे ताकि जो इधर उधर का जो जल है वो भूमि में जाए, और बारिश का जो अधिक पानी होता है वो भी भूमि में मिल करके वो हमारा पुनः प्रक्रिया में वो आए विधिवत से। वायु प्रदूषण के लिए देखा जाए, यदि देखो क्या है कि वायु प्रदूषण को देखा जाए तो सब, जैसे कि नरेंद्र जी ने बताया था, कोई भी थोड़ी दूर के लिए जाए साधन चाहिए होता है, और साधन के लिए पेट्रोल चाहिए होती है, पेट्रोल से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब कुछ नरेंद्र जी ने बता दिया है। तो मेन इसका कारण मनुष्य है और इसको निवारण करने वाला भी मनुष्य है। तो हमें अपने ऊपर ध्यान रखना होगा कि हम कितना समाज में किस प्रकार का प्रदूषण कर रहे हैं। एक एक प्रदूषण को लेकर के यदि हम उस पर चिंतन करें, उसको मिटाएं, तो हो सकता है कि हमारा जो भारत था, भारत की तो गति होगी ही, लेकिन हमारी जो गति होगी जो कि वर्तमान में 50 से 60 हो रही है, वो गति 90 से 100 तक हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। प्राचीन जमाने में ऋषि मुनियों को देखा जाए तो क्या है, उनके पास साधन नहीं थे, मीडिया नहीं था, क्या करते थे, ज्यादा संपर्क भी नहीं थे, वो उतना ही सीमित अपना खान पान रखते थे, जितना हमें वो जल चाहिए उतना जल प्रयोग में लाते थे, और शुद्ध जो वायु होती थी उसका आस्वादन वो करते थे, ग्रहण करते थे, कुटिया में रहते थे। लेकिन काल के अनुसार जमाने को भी बदलना पड़ता है, ये भी बताया गया है कि समय हमें वैसा ही नहीं रहना है, लेकिन वैसा नहीं रहना है तो वैसा हमें दुष्प्रयोग भी नहीं करना है। हालांकि मीडिया है, सब कुछ है, जो आज हम दोनों बातें पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक मीडिया ही है, तो उसका भी एक योगदान है। सब जगह हर एक चीज का योगदान रहता है। लेकिन जो वायु प्रदूषण, जो प्रदूषण के विषय में नरेंद्र जी ने बताया हमें बहुत ही सुगम और सरल तरीके से, तो उस विषय पे कहीं ना कहीं हमें अपना विचार रखना चाहिए, और हमें स्वयं इस विषय को लेकर के विचार करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। पत्रिकाओं में शोध हुए, विद्यालयों में रैली के माध्यम से जागरण करना, किसी भी प्रकार से इस समाज को चेतना और जागरूक करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि एक विद्यार्थी जो होता है, विद्या का जो अध्ययन करता है, वो सब प्रकार के सब विभागों को अपने सुधार सकता है। तो इसलिए हमें, यदि हम जो भारत के विद्यार्थी हैं वो यदि संस्कारवान हैं, शिक्षा से युक्त हैं, और संस्कार, शिक्षा संस्कारश्च, शिक्षा है लेकिन संस्कार युक्त है, तो ही हम प्रत्येक जो भ्रष्टाचार युक्त हो रहा है, प्रदूषण युक्त हो रहा है, उसमें हम भारत को अग्रसर भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था
भारत ने G20 की अध्यक्षता की, उसमें यही सब विषय मुख्य रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी है, विश्व चेतावनी भी है। यदि हमारा वायुमंडल प्रदूषण होगा, पीने का जल प्रदूषण होगा, ये साधनों का अधिक दुरुपयोग होगा, तो क्या होगा, ये हमारे लिए ही घातक रहेंगे। तो इसलिए हमें जो G20 के द्वारा 20-21 देशों के द्वारा जो गोष्ठी रखी गई, उसमें गोष्ठी तो रखती, लेकिन इस पर काम करने वाले कौन रहेंगे, हम लोग ही रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस भारत को उन्नयन करने के लिए, उच्चतर पहुंचाने के लिए हमें पहले स्वयं को सुधारना होगा। हम क्या सामान के लिए कितना प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, कितना साधनों का उपयोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, हमें देखना होगा। और प्राचीन पद्धति को, प्राचीन जो यज्ञ करते थे उस पद्धति को, प्राचीन संस्कृति को, सबको अपने परंपरागत अनुसारों को ले जाना होगा। शास्त्रों का भी रक्षण करना होगा, ऋषि मुनियों का भी चिंतन करना होगा, आधुनिक जमाने में भी जीना होगा। तो इस विषय को लेकर के आज हमारे सहपाठी नरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे से सुगम सरल तरीके से तीनों विषयों को, सब विषयों को प्रतिपादित कर दिया। हालांकि मुख्य रूप से देखा जाए तो मानव को जीवन जीने की शैली को इन्होंने मुख्य रूप से हमें बताया। वायु प्रदूषण तो जो था वो था ही, लेकिन अंत में इन्होंने मानव को कैसे जिया जाए इस विषय पे भी हमें एक आलोचना दी। तो आज के लिए मैं इतना ही, और नरेंद्र जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें कुछ वायुमंडल और मानव की चेतना को जागृत करने के लिए कुछ हमें प्रेरित कराया, जिससे कि आगामी काल के लिए हम स्वयं ध्यान रखेंगे और आगे भी प्रेरित करेंगे, जिससे कि वायुमंडल के साथ साथ में हमारे भारत का, हमारे परिवारजनों का, सबका विकास होगा। तो इस विषय पे आपने बोला, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।